Hello students, I hope you all are fine. So here now we are going to start our new topic of this unit. As you all know very well that this particular unit contains basically three topics. The unit second, which we had been studying for quite a longer period of time. It contains basically three topics: consumer's equilibrium, demand, and then elasticity of demand. So all these three topics uh, are comes into the broad heading of consumers equilibrium and demand. Okay, your main chapter is consumers equilibrium and demand, and under which we had been studying the three subtopics. The first one, which we had already completed, is consumers equilibrium. The second one, which we had completed very earlier, uh, is demand. And now the fourth topic of this unit is elasticity of demand. So let me give you the learning objectives of this particular topic, that what actually we are going to discuss in this particular topic. इस टॉपिक में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, वो पहले हम आपको बता देते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है। इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखना है कि एक्चुअल में इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद फिर हम आएंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन द परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, then degrees of elasticities of demand, then factors affecting price elasticity of demand, and at last uh, we try to do as much solved practicals as we could do. So uh, before coming to the actual slide, actual explanation of this particular area, let me give you some brief idea about elasticity, the term elasticity. If you are searching in your dictionary that what is the mean by elasticity, then you certainly find that elasticity means जिसको हम बहुत ही अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो हिंदी में अगर आप उसको कहेंगे कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, तो इलास्टिसिटी का सिंपल मतलब होता है खिंचाव। इलास्टिक से बना है इलास्टिसिटी। ठीक है, आप इलास्टिक्स वगैरह का यूज़ करते हैं, हम इलास्टिक्स वगैरह का अपने क्लोथ्स में यूज़ करते हैं या और कहीं किसी जगह पे भी करते हैं। मार्केट से जो हम इलास्टिक खरीद के लाते हैं उसका हम यूज़ करते हैं। तो इलास्टिक को आपने देखा होगा कि उसे हम जितना खींचते हैं वो उतना बढ़ता है, एक सर्टेन लेवल तक बढ़ता है वो। ठीक है, और उसको जब आप छोड़ देते हैं तो वहीं पे आके रुक जाता है। तो वो इलास्टिक का मतलब कि किसी चीज़ में खिंचाव होना, उसमें उसकी इलास्टिसिटी कितनी है, यानी कि उसके अंदर कितना खिंचाव है, कितना खिंच सकता है। तो ये कि इसका हिंदी मीनिंग है, सिंपल लेमैन के टर्म्स में अगर हम कहें कि इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, तो आप इसे ऐसा समझ सकते हैं। नाउ अब हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में इस पे आते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है और इसमें एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ने से पहले एक बार आप लॉ ऑफ डिमांड को रिमाइंड कर लीजिए। जो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था उसकी डेफिनेशन इसीलिए यहाँ पे मैंने शो की है कि ताकि आपको वो एक बार वो प्रीव्यू एक बार हम दे सकें, जो रिकैप उसे कर सकें हम बेसिकली कि हमने उसमें पढ़ा क्या था और इस लॉ ऑफ डिमांड से इस इलास्टिसिटी का क्या लेना देना है, या ये इससे किस किस तरीके से लिंक्ड है, या इसका कॉन्सेप्ट इससे कैसे इंटरलिंक होने वाला है, ये आपको जानना ज़रूरी है। सो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड जो बहुत ही
इजी कॉन्सेप्ट था जो हमने देखा था कि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब किसी प्राइस की कमोडिटी इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड डाउन हो जाती है, फॉल हो जाती है। और अगर किसी कमोडिटी की प्राइस फॉल होती है तो उसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि उसका डिमांड ज़्यादा होने लगती है। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप था, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है, दिस वन, इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं। लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स दैट ओनली डायरेक्शन ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्लियर, इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। तो लॉ ऑफ डिमांड सिंपली आपको ये बताता है कि बेसिकली किसी भी क्वांटिटी में उसके प्राइस के चेंज होने से क्या फर्क पड़ रहा है, कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, उस क्वांटिटी के डिमांड में क्या फर्क पड़ रहा है जब उस क्वांटिटी की प्राइस चेंज हो रही है, वो सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता है। ठीक है, बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको ये बताता है कि हाउ मच। ये दो टर्म आपको याद रखनी है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड आपको सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ठीक है, कि चेंज हो रहा है, प्राइस के बढ़ने से उस कमोडिटी की डिमांड में इंक्रीज हुआ, प्राइस के घटने से उस कमोडिटी की डिमांड में डिक्रीज हुआ। लेकिन कितना हुआ, हाउ मच, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता है। ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताएगा कि कितना चेंज हुआ है। ठीक है, और एट व्हाट एक्सटेंट। व्हाट एक्सटेंट का भी सिंपल मतलब यही है, हाउ मच, कितना चेंज हुआ है। क्लियर, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताएगा। इसको जानने के लिए हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ना जरूरी है कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि with how much or to what extent the quantity demanded will change in response to change in price। तो क्वांटिटी डिमांडेड हमें ये बताता है कि सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि किसी भी क्वांटिटी, किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी में किस हद तक चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है उसके प्राइस के चेंज होने से। क्लियर, सो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था वो प्रोफेसर मार्शल, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, जिनके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, जब हमने इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया था, वहाँ पे मैंने आपको बहुत से इकोनॉमिस्ट जो बहुत ही रिनाउंड, बहुत ही वेल नोन इकोनॉमिस्ट थे, उनके मैंने आपको नाम बताए थे, जिसमें मैंने प्रोफेसर मार्शल का भी आपको नाम बताया था। सो प्रोफेसर मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर मार्शल ने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें इन्होंने सबसे पहले इस वर्ड का, जो इलास्टिसिटी का जो वर्ड है, इसको सबसे पहले उन्होंने उस किताब में जिक्र किया था उसका, इस वर्ड का। तो आपको ये याद रखना है कि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली कभी कभी ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, कहाँ से ये वर्ड डिराइव हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखनी है। सो बेसिकली जो ये कॉन्सेप्ट डिराइव हुआ वो मार्शल की जो बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ से ये निकाला गया। सो आई होप यू गेट अंडरस्टैंड। ये मैग्नीट्यूड का जो वर्ड है, अभी आप जब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, एक वर्ड मैग्नीट्यूड का भी यहाँ पे यूज होता है। इस डेफिनेशन में हमने उसको इंक्लूड नहीं किया है, बट आप उसको याद रख सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि किस मैग्नीट्यूड में, किस अमाउंट में, या किस एक्सटेंट में। ये तीन चार वर्ड जो है वो इंटर रिलेटेड है, इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन आप जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब डेफिनेशन आप लिखें तो आप उसमें इसको इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड specifies the magnitude, amount or the extent by which the quantity demanded changes with the change in its price। ठीक है, क्लियर।
बट लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट इंडिकेट हाउ मच चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये हमें नहीं बताता है कि कितना चेंज हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज हुई है प्राइस के बढ़ने या घटने से। इसको जानने के लिए हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट को जानना और समझना जरूरी है। ठीक है, आई होप दिस आइडिया इज क्लियर टू यू। अच्छा, इस ओके फाइन, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इलास्टिसिटी, इसको थोड़ा सा हम और कंक्रीट वे में समझ लेते हैं। सपोज इफ प्राइस राइजेस बाय 10%, if price rises by 10%, this one, what happens to demand? यहाँ पे अगर कोई आपको एक्चुअल टर्म्स में, अगर आपको आपसे कोई बात करे कि मैंने बोला प्राइस जो है वो 10% बढ़ गई, तो डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया, तो क्या इसको हम सिंपली लॉ ऑफ डिमांड से जान सकते हैं? नहीं जान सकते। ठीक है, परसेंटेज हम निकालने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए, कुछ फार्मूलाज चाहिए। वही फार्मूलाज पढ़ने के लिए हमें इलास्टिसिटी डिमांड के कॉन्सेप्ट को पढ़ना जरूरी है। क्लियर? वी नो डिमांड विल फॉल। सो हम जानते हैं कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है वो 10% गिर गया, तो उसकी डिमांड तो इंक्रीज होनी ही है। ठीक है, बाय मोर देन 10%, बाय लेस देन 10%, कितना उसकी डिमांड कितना कितने परसेंट से इंक्रीज होगी या कितने परसेंट से डिक्रीज होगी। किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइस जो है वो 10% से बढ़ गई, तो अब हमें ये नहीं पता करना है कि उसकी डिमांड कितने परसेंट से इंक्रीज हुई, बाय मोर देन 10% या बाय लेस देन 10%, या डिक्रीज हुई। अगर उसकी किसी भी कमोडिटी की प्राइस जो है वो राइज हो गई 10%, तो उसकी डिमांड कितने परसेंट से डिक्रीज हुई। ठीक है, तो ये पता करने के लिए हमें इलास्टिसिटी मेजर्स द एक्सटेंट, ये जानने के लिए हमें एक्सटेंट, कितने एक्सटेंट में कितना चेंज उसमें आया है, ये जानने के लिए हमें इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट को पढ़ना जरूरी है। क्लियर? Okay, now come to the next slide. So basically, मैंने अभी आपको मार्शल के बारे में बताया। ये सारी डेफिनेशंस हैं जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दी हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट थे, जो बहुत रिनाउंड इकोनॉमिस्ट थे, वो थे प्रोफेसर मार्शल। ठीक है, सो प्रोफेसर मार्शल ने जो डेफिनेशन दी थी इलास्टिसिटी के रिगार्डिंग, इलास्टिसिटी डिमांड के रिगार्डिंग, वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसको मैं एक बार रीड कर देता हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे बी डिफाइंड, elasticity of demand may be defined as the percentage change in the quantity demanded divided by the percentage change in the price। ये मार्शल ने जो है वो अभी हम आगे की स्लाइड्स में फॉर्मूला देखेंगे कि किस फॉर्मूले से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। वो उस फॉर्मूले के बारे में बेसिकली मार्शल ने बताया था। ये जो डेफिनेशन है वो उस फॉर्मूले की तरफ इंडिकेशन दे रही है। तो इसमें उन्होंने बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम डिफाइन कर सकते हैं किस टर्म्स में, इस टर्म्स में, एज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज ये चेंज का जो सिंबल है, चेंज के लिए जो है वो सिंबल जो हम यूज करते हैं वो हम इसका ट्रायंगल का यूज करते हैं। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स के टर्म्स में मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो चेंज का जो वर्ड होता है उसके लिए हमें एक सिंबल का की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमने ट्रायंगल को चूज किया है। तो ये ट्रायंगल है वो चेंज को शो करता है। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये बेसिकली फॉर्मूला है। अब इसको अभी हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये बेसिकली फॉर्मूला है, ये बताता है कि हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे कैसे। बाकी इसके अलावा और भी डेफिनेशंस दूसरे इकोनॉमिस्ट की दी हुई है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैं सेकंड डेफिनेशन रीड करता हूँ। बोर्डिंग ने जो डेफिनेशन दी थी वो है
प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस। ये रिस्पॉन्सिवनेस का वर्ड भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसको भी आप याद कर लीजिए और अपनी नोटबुक में इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिवनेस का सिंपल मतलब ये है कि क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है किसी भी कमोडिटी के प्राइस में जब चेंज होता है, चाहे वो प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके बढ़ने या घटने से क्वांटिटी के क्वांटिटी डिमांडेड का जो क्वांटिटी डिमांडेड में जो रिस्पांस हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो डिमांड घट रही है या बढ़ रही है प्राइस के चेंज होने से, उसमें जो हमें रिस्पांस नजर आ रहा है उसका मेजरमेंट जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी बताता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन प्राइस। क्लियर? बाकी ये सब डेफिनेशंस भी ऑलमोस्ट सेम है, तो इसको आप स्लाइड से देख के अपनी कॉपी में चाहें तो नोट कर सकते हैं। Now move to the next slide. So basically this is the formula. दिस इज द बेसिक फार्मूला। ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी का। भी वैसे हम इलास्टिसिटी के जब टाइप्स पे आएंगे तो कुछ और फार्मूले भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन ये बहुत ही जो है वो कॉमन फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का। ठीक है, सो ये फार्मूला जो है वो सिंपली शो कर रहा है इलास्टिसिटी और डिमांड। We could find the elasticity of demand by percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. Clear? तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें एक चीज मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बेसिकली निकलेगा कैसे। ठीक है, ये तो ओवरऑल जो ये पूरा फॉर्मूला है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, ये ईडी का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये जो दो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, जो पहला वाला जो कंपोनेंट है जो आपको इसमें न्यूमरेटर में नजर आ रहा है, वो है आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और जो डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है अपॉन में, वो है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि देन हाउ कुड वी फाइंड बोथ ऑफ दीज बोथ ऑफ दीज टर्मिनोलॉजीज और बोथ ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स। हम पता कैसे करें, हमें पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है कितना, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सॉरी परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है। जब ये दोनों चीजें पता होंगी तभी हम इनको डिवाइड करेंगे, और तभी हमें इलास्टिसिटी और डिमांड के बारे में पता चलेगा, हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलेगा। ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालने के लिए देर इज स्लाइड में नहीं। ओके ठीक है, मैं आपको ये ओरली बता देता हूँ। मैं अभी जब इसके बुक्स के क्लिप्स आपको भेजूंगा तो उसमें आपको सारे ये फॉर्मूलेज पिक में सेंड हो जाएंगे। अभी मैं फिलहाल आपको ऐसे ओरली बता देता हूँ। ये बहुत इजी है। अगर आपको सपोज करिए हमने कहा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको उसके लिए जो फॉर्मूला पुट करना है वो ये है कि चेंज इन क्वांटिटी let me write it here। मैं अभी इसके बारे में बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप लिखेंगे चेंज इन क्वांटिटी। इस चेंज इन क्वांटिटी को मैंने बताया कि हम इसको इससे भी शो करते हैं, ट्रायंगल से चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन, सॉरी देर इज नो, लेट मी, मैं दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे जो ये पहला वाला पोर्शन है हम इसकी बात कर रहे हैं अभी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला पुट करना है वो ये है चेंज इन क्वांटिटी, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, अपॉन इनिशियल इनिशियल
इनिशियल मतलब पहले वाला, इनिशियल क्वांटिटी, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो ये चेंज इन क्वांटिटी आपको जो निकालनी है, उसको आप जो आपको दी होगी वो आपको डिवाइड करना है इनिशियल क्वांटिटी से। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो ये चेंज इन क्वांटिटी निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, इसके लिए आपको Q1 माइनस क्यू करना होगा, यानी कि जो नीचे वाली जो क्वांटिटी दी होगी आपको टेबल में, ऊपर वाली क्वांटिटी से जब आप उसको माइनस कर देंगे तो आपको चेंज इन क्वांटिटी पता चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो इनिशियल क्वांटिटी यानी कि जो उस टेबल में जो सबसे पहली क्वांटिटी दी होगी वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, और उसको आप मल्टीप्लाई 100 करके जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये पोर्शन पता चल जाएगा। क्लियर? और वही सेम प्रोसेस हमारा इसमें भी होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस में। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, चेंज इन क्वांटिटी की जगह पे आपको चेंज इन प्राइस कर देना है, डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो चेंज इन प्राइस भी वैसे निकलेगा, जो सेकंड नंबर का जो प्राइस दिया होगा आपके टेबल में उसको आपको माइनस कर देना है ऊपर वाले प्राइस से, और फिर आपको उसको डिवाइड कर देना है 100 से। ऊपर वाले से माइनस कर देना है, उसके बाद फिर आप अपॉन में जो पहला प्राइस होगा सबसे पहला वो लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 करके आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस लिखेंगे। ठीक है, अभी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now this is the very important area of this whole topic, elasticity demand. The degrees of price elasticity demand क्या होती है? डिग्रीज का बेसिकली क्या मतलब है? ये जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है डिग्री का, ये क्या चीज है ये? जैसे मैं इस डिग्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये डिग्री का यहाँ पे सिंपल मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेसिकली टाइप्स कितने होते हैं या कैटेगरीज कितनी हैं। ठीक है, इसे हम यहाँ पे डिग्री के सेंस में यूज कर रहे हैं। क्लियर? सो फाइनली लेट्स कम टू द फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो हमारा पहला पोर्शन इसमें है वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। इसमें एक्चुअल इसका मतलब क्या होता है? व्हेन प्राइसेस ऑफ a different commodity changes, the quantity demand of each commodity reacts in different manner. क्लियर? इसका मतलब सिंपली ये है कि जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस चेंज होती है, ठीक है, किसी भी कमोडिटी की, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आता है वो दूसरी कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांड से अलग होता है। इसका मतलब ये है कि हम इतनी सारी कमोडिटीज यूज कर रहे हैं, सभी कमोडिटीज के अपने अलग अलग दाम हैं, अपने अलग अलग प्राइस हैं। ठीक है, और उन सबकी अपनी अलग अलग डिमांड है। क्लियर? तो इतनी सारी कमोडिटीज में जब सभी के प्राइजेस अलग हैं, सबकी डिमांड का पैटर्न अलग है, तो फिर उस उन कमोडिटीज के प्राइस में चेंज होने की वजह से उनकी जो डिमांड में चेंज आता है वो भी एक दूसरे से अलग होता है। जैसे हम बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको एग्जांपल लिया, हमने मेडिसिन का एग्जांपल लिया। ठीक है, मेडिसिन का एग्जांपल लेते हैं हम, और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं एसी या टीवी या फ्रिज का। ये सारी कम चीजें हम यूज कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो लेकिन इन दोनों कमोडिटीज के प्राइस में जो चेंज आता है, क्या इन दोनों कमोडिटीज के डिमांड में भी सेम चेंज आपको नजर आएगा? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दोनों कमोडिटीज का अपना अलग अलग यूज है, इनकी डिमांड भी अलग अलग तरीके से होती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैंने बोला कि मेडिसिन है, मेडिसिन का अगर रेट जो है वो इंक्रीज हो गया, और अगर किसी को बहुत ही अर्जेंट ज़रूरत है उस पर्टिकुलर मेडिसिन की, तो उस मेडिसिन का रेट चाहे कितना भी इंक्रीज हुआ हो, जिसको ज़रूरत है उसको लेनी पड़ेगी वो दवा। ठीक है, लेकिन अगर हमने कहा कि एसी की हम बात करते हैं, एसी की अगर प्राइस नॉर्मल है, अफोर्डेबल है, तो लोग उसको इजीली अफोर्ड कर लेंगे।
लेकिन अगर उसका प्राइस बहुत हाई चला जाए तो जो एफर्ट करने वाला है वो भी शायद ना करे एफर्ट। तो आपने देखा कि इन दोनों केस में एसी की प्राइस का और उसके डिमांड का, और मेडिसिन की प्राइस का और उसके डिमांड का, इन दोनों में डिफरेंस है। दोनों की डिमांड में, एसी की डिमांड में और मेडिसिन के डिमांड में, उनके दोनों के प्राइस के चेंज होने की वजह से जो चेंज आ रहा है, उनकी क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रहा है वो डिफरेंट है। तो इसे हम कहते हैं डिग्रीज। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिग्रीज। अभी डिग्रीज, सो डिग्रीज ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस may differ and hence elasticity of demand could also differ। और इसी वजह से फिर इनकी इलास्टिसिटी भी डिफरेंट होती है। इसमें जो सबसे पहला हमारा केस है वो है हमारा परफेक्टली इलास्टिक का। परफेक्टली इलास्टिक का डिमांड का जो केस है वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। आप उसको स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो डायग्राम जो ग्राफ बना हुआ है उससे बहुत ही इजीली ये डिपिक्ट हो रहा है कि इसका मतलब क्या है। सो लेट मी रीड द डेफिनेशन। It is a situation where a little change in price will cause an infinite change in demand. Little change in price will cause an infinite change। Infinite का मतलब आप लोग जानते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, उसका कोई अंत नहीं होता, कोई एंड नहीं होता। ठीक है, अब आप इस डायग्राम पे आ जाइए। डायग्राम देखिए आप। अ, जब प्राइस 4 था, इस प्राइस 4 पे क्वांटिटी डिमांडेड 10 थी। क्लियर? प्राइस के कम होने से डिमांड जो है वो 20, 30 या उससे और ज्यादा बढ़ सकती है। तो when there is an infinite demand at a particular price, एक पर्टिकुलर प्राइस पे जब किसी कमोडिटी की डिमांड इनफाइनाइट होती है, क्लियर, एंड डिमांड becomes zero with a slight rise in the price, then demand for such a commodity is said to be perfectly elastic। हमने बोला कि 4 पे जो डिमांड है वो इनफाइनाइट है, आप डिमांड बता ही नहीं सकते। ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ 4 पे डिमांड जो है वो आपकी 10 है। क्लियर? आप 10 कह सकते हैं, 20 कह सकते हैं, 30 कह सकते हैं, इनफाइनाइट है। यहाँ पे हम 4 पे डिमांड को हम मेजर ही नहीं कर सकते क्योंकि ये इनफाइनाइट है। ये जो लाइन जो जा रही है ये इनफाइनाइट, इन्फिनिटी की लाइन है ये। लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ जाता है तो इसके पूरे चांसेस रहते हैं कि इसकी डिमांड जो है वो जीरो हो जाए। ऐसे केस को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, जिसमें प्राइस जो है वो इन्फिनिटी, प्राइस जो है वो, डिमांड जो है वो इनफाइनाइट होती है। इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो इनफाइनाइट होती है। क्लियर? इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है वो हम जब आपको इसके क्लिक शॉट्स भेजेंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट केस, परफेक्टली इनइलास्टिक। ये बिल्कुल उसका उल्टा है। यहाँ पे इस केस में व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड विद चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ फिगर में देख रहे हैं, इस फिगर में आपको बहुत ही क्लियरली नजर आ रहा है कि प्राइस 2 है, 4 है, 6 है। 2 पे भी डिमांड इतनी है 4, प्राइस 2 पे भी डिमांड 4 है। प्राइस जब बढ़ के 4 हो गया तो भी डिमांड उतनी ही है। प्राइस जब बढ़ के 6 हो गया तो भी डिमांड इतनी है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो जीरो है, यानी कि डिमांड में कोई भी खिंचाव नहीं आया। इलास्टिसिटी का मैंने मतलब आपको स्टार्टिंग में बताया था, खिंचाव आना। इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब होता है खींचना। तो प्राइस के कितने भी चेंज होने की वजह से डिमांड में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। डिमांड जहाँ का है, जहाँ पे था वहीं का वहीं है। 4 था वो 4 पे ही है। प्राइस आपकी 2 से 4 हो गई, 4 से 6 हो गई, लेकिन डिमांड जहाँ थी वो वहीं की वहीं है। तो ये इलास्टिसिटी यहाँ पे जीरो है हमारे। लेकिन पहले वाले केस में हमारी जो इलास्टिसिटी थी वो फर्स्ट वाले केस में जो हमारी इलास्टिसिटी थी वो इनफाइनाइट थी।
क्लियर? ये दोनों केस आपको कंफ्यूज अक्सर करेंगे, इसलिए आपको इसको अच्छे से याद रखना है। इनके कर्व्स जो हैं वो आप देखें, इनके इनके कर्व्स, जो पहला वाला कर्व था वो हॉरिजॉन्टल था, और ये जो कर्व है आपका क्वांटिटी डिमांडेड का वो वर्टिकल है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट केस, यूनिटरी इलास्टिसिटी, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी का सिंपल मतलब ही होता है वन। सो इन दिस particular case, when price changes in the quantity demanded, when the price changes, when the price, sorry, when the percentage change in the quantity demand is equal to percentage change in price, यहाँ पे जब परसेंटेज चेंज क्वांटिटी में जितना चेंज आया है, क्वांटिटी डिमांडेड में जितना भी परसेंट का चेंज आया है, वो जब आपके प्राइस के परसेंटेज से जब इक्वल हो जाता है, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये देखे, इसमें दिखेगा कि क्वांटिटी डिमांडेड के परसेंटेज में जो जो चेंज आया था, वो प्राइस के परसेंटेज में जो चेंज आया है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई है, तो वो उसे हम यूनिटरी कहते हैं। यूनिटरी का मतलब वन, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल हो जाती है। अब यहाँ पे आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं, इस ग्राफ में आपको बहुत ही इजीली नजर आ रहा है कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे डिमांड जो है वो एम है। ठीक है, क्लियर? और जब ये प्राइस घट के टी आया, तो जितना जितना चेंज जितना चेंज प्राइस में आया है, प्राइस घट यहाँ से घट के यहाँ पे आ गया, जितना चेंज प्राइस में आया या जितना भी परसेंटेज डिक्रीज हुआ प्राइस का, उतना ही परसेंटेज इंक्रीज हो गया क्वांटिटी का। ये टी पे प्राइस है और एन पे डिमांड चली गई। पहले पी पे प्राइस थी, एम पे डिमांड थी। क्लियर? जितनी ज्यादा प्राइस थी उतनी ही कम डिमांड थी। दोनों का जो रेशियो है वो सेम था, दोनों इक्वल हैं। जितनी जितना परसेंटेज प्राइस का है उतना ही परसेंटेज डिमांड का भी था। उसी तरह से जितना परसेंट डिमांड घट गया उतने ही परसेंट, सॉरी, जितना परसेंट प्राइस घट गया उतना ही परसेंट डिमांड बढ़ गई। इसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि चेंज, सेम चेंज आना दोनों में। Okay, so come to the next slide. Next case, this is relatively elastic demand. So basically what is mean by relatively elastic demand? Relatively elastic demand का क्या मतलब होता है? So relatively elastic demand के केस में, when percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price, ये सिंबल आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है यहाँ पे ग्रेटर देन वन होती है, यानी कि ये आप डेफिनेशन आप देखिए, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन, क्वांटिटी डिमांडेड के परसेंटेज में जो चेंज आया है, चाहे वो घटा हो या बढ़ा हो, जो भी चेंज आया है वो प्राइस के परसेंटेज में जो चेंज आया है उससे ज्यादा है, ग्रेटर है। तो इस केस को हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन वन आएगी, यानी कि जब आप कैलकुलेशन करेंगे, जब आप न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो जो आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे उसकी वैल्यू जो है वो वन से ज्यादा आएगी हमेशा। वो 1.1 भी हो सकती है, 1.2 भी हो सकती है, वो टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वन से बहरहाल ज्यादा होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन। अब आप इस केस में, डायग्राम के केस में भी देख लीजिए, जब प्राइस पी थी तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो एम थी। उस केस में हमारा जो डिमांड कर्व था वो इस पे था, डी पे, सॉरी पॉइंट यहाँ पे, ये डी हमारा डी डी डिमांड कर्व है, और इस पॉइंट पे हमारा, इस पॉइंट को आप ए नाम दे दीजिए, इस पॉइंट पे हमारा डिमांड कर्व था। जब प्राइस घट के टी पे आया, तो प्राइस में जितना चेंज आया है, पर प्राइस के परसेंटेज में जितना चेंज आया है उससे ज्यादा चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में हो गया। दिख रहा है? आप यहाँ पे इस डायग्राम को देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं, ये पी से टी पे आया, प्राइस प्राइस में सिर्फ इतना चेंज आया पी से टी पे, लेकिन जो प्राइस के घटने से जो डिमांड में जो फर्क पड़ा है, यानी कि जो डिमांड बढ़ी है वो आप देखिए कितनी बढ़ी है, वो इससे कहीं ज्यादा है, ग्रेटर देन, यहाँ पे इस प्राइस पे एम से एम एन पे आ गई। इन दोनों में डिफरेंस है, ये जो एरो बना है ये,
और ये जो एरो बना है, क्लियर। तो जब प्राइस के चेंज होने से when percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price, प्राइस के चेंज होने, प्राइस में जो भी चेंज आया है, प्राइस के परसेंटेज में जितना भी चेंज आया उससे ज्यादा चेंज जब डिमांड में आता है तो उसे हम कहते हैं relatively elastic demand. I hope it is clear to you. Now come to the next case. This is the last one. इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, ये जस्ट उसका ऑपोजिट है जो अभी हमने पीछे पढ़ा। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, इन टर्म्स से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाईली इलास्टिक, हाईली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, इसको आपको कई बार याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके टर्म्स आपको याद रहेंगे, अदरवाइज इट इज हाईली कंफ्यूजिंग। सो मेक श्योर दैट ऑल द टर्म्स मस्ट बी लर्नड बाय यू। सो ये जो केस है वो जस्ट पहले वाले केस के ऑपोजिट है। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा जो है वो लेस देन 1 होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम होगी। इसकी डेफिनेशन, इट इज अ सिचुएशन वेयर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन प्राइस। बिल्कुल उसका उल्टा केस है, वहाँ पे डिमांड का जो परसेंटेज था वो ज़्यादा था प्राइस के परसेंटेज के कंपैरिजन में जो चेंज हुआ था। यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड का जो परसेंटेज है चेंज होने का वो कम होगा प्राइस के परसेंटेज से, ठीक है। इसका ग्राफ भी आप देख रहे हैं, इसके ग्राफ का जो स्लोप है वो स्टीप है, स्लोप ज़्यादा नहीं है, और उस वाले केस में उस ग्राफ का स्लोप ज़्यादा था, क्लियर। तो इसकी वैल्यू, इसे इलास्टिसिटी और डिमांड की जो वैल्यू है 1 से कम रहेगी। अब हम ग्राफ का एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। पी पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो थी वो ओ एम थी, ओपी पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड ओ एम थी। तो ओपी से जब घट के हमारा प्राइस जो है वो ओटी हो गया, तो प्राइस जितना घटा, प्राइस जो घटा है वो हमारा ओ, 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 ओपी पे हमारी डिमांड जो थी वो ओ एम थी, और जब प्राइस हमारा घट के ओटी आया तो प्राइस प्राइस में जो क्वांटिटी डिमांडेड से जो चेंज आया है वो ज्यादा है, ठीक है। ये सिर्फ एम से एम वन तक ही पहुंचा है, लेकिन जो प्राइस था वो ज्यादा नीचे आया है, पी पीटी पे, पी से टी पे आया, और ये सिर्फ एम से एन पे गया, ठीक है। तो प्राइस में चेंज ज्यादा आया और क्वांटिटी डिमांड में चेंज कम आया, तो ये कहलाता हमारा रिलेटिवली इनइलास्टिक। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू यू नाउ। दिस इज द कंपैरिजन चार्ट, ये आप इजीली देख सकते हैं। इसमें जितने भी 5 केसेस हमने पढ़े उन सबके डिग्रीज और उनका डिस्क्रिप्शन आपको लिखा होगा। जो सबसे पहला केस था जिसमें हमारी ये नीचे इन्फिनिटी वाला केस नीचे दे दिया है, परफेक्टली इलास्टिक का। इस केस में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में लिटिल चेंज इन प्राइस कॉजेज इन्फिनिटी चेंज इन डिमांड। हमने उसके बाद फिर जो सेकंड केस देखा हमने परफेक्टली इन इलास्टिक का, चेंज इन प्राइस कॉजेज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। उसी तरह से फिर हमने यूनिटरी इलास्टिक का केस देखा जिसमें जो इलास्टिक डिमांड है वो 1 होती है। उसके बाद फिर हमने जो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक का केस देखा, उसमें इलास्टिसिटी की जो वैल्यू आएगी इलास्टिक डिमांड की वो लेस देन 1 आएगी, और ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के केस में इलास्टिक डिमांड की जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा है। ये टर्म्स आपको बस याद रखने हैं। इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है कि हम ये टर्म्स याद नहीं रख पाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन टर्म्स को आप बार बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए सो दैट इट वुड बी क्लियर टू यू, and the explanation of the rest of this chapter would be covered in the next video. Thank you.